नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका सीजी क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि भेड़ों की नस्लें जो है उनसे कंपटीशन में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं किसके बारे में, भेड़ों के नस्लों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये आपके पास में टॉपिक है भेड़ों की नस्लें। भेड़ों की नस्लें, भेड़ों की नस्लें। तो सबसे पहले जब भी अपन भेड़ की नस्ल के बारे में बात करते हैं तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों, वह है आपके पास में ओविस एरिस। क्या है दोस्तों? ओविस एरिस। अब बात करते हैं कि इसका जो कुल है, यानी कि इसकी जो फैमिली है किससे बिलोंग करती है, तो ये करती है बोविडी। याद रखना, भेड़, बकरी, गाय और भैंस, ये सब कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? बोविडी से। अब बात करें कि इसमें जो गुणसूत्र है, क्या दोस्तों? गुणसूत्र। तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 2n बराबर 54। कितने होते हैं दोस्तों? 54। अब बात करते हैं कि जो भेड़ है, अपने यहां पर सबसे ज्यादा जो भेड़ है विश्व में, अगर संख्या की बात करें सर्वाधिक की, तो देखो विश्व में सबसे ज्यादा भेड़ों की संख्या कहां पर है? तो विश्व में बात करें सबसे ज्यादा, तो ये कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। याद रखना दोस्तों, कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद में फिर बात करते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा भेड़ों की संख्या कहां पर है? तो भारत में सबसे ज्यादा भेड़ों की जो संख्या है वो कहां पर है दोस्तों? पहले तमिलनाडु थी, अब कहां हो गई? तेलंगाना। कहां हो गए दोस्तों? तेलंगाना। इसके बाद में बात करें तो राजस्थान। भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 4th। कौन सा स्थान है? 4th, अगर भेड़ों में देखा गया है तो। लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा भेड़ें कहां पर है? तो ये आपके पास में दोस्तों बाड़मेर में। इसी के साथ में एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि राजस्थान में सबसे कम भेड़ें कहां पर है? तो ये भी नया लेटेस्ट है। पहले कहां पर थी दोस्तों? धौलपुर में। अब कहां हो गई ये सबसे कम? बांसवाड़ा। तो ये थे आपके पास में कि सर्वाधिक संख्या कहां पर है, क्या गुणसूत्र होते हैं, क्या वैज्ञानिक नाम होता है। अब बात करते हैं कि भारत में कुल भेड़ें कितनी हैं और राजस्थान में कितनी हैं? तो भारत में कुल भेड़ें कितनी है दोस्तों? तो भारत में कितनी है? 7.49 करोड़। ये आपके पास में भारत में भेड़ें हैं। अगर इसी के साथ राजस्थान की बात की जाए तो 0.79 करोड़। तो ये तो गए अपने पास में भेड़ों की संख्या की बात। अब बात करते हैं कि भेड़ की जो रिसर्च सेंटर है, नए कौन से रिसर्च सेंटर खोले गए हैं, उसके बारे में अपन क्या करेंगे दोस्तों? चर्चा करेंगे। तो देखिए, अपन बात करते हैं किसके बारे में? रिसर्च सेंटर के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करें कि केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र। तो दोस्तों, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो यह है आपके पास में अविका नगर। कहां पर है दोस्तों? अविका नगर। मालपुरा एक तहसील है, मालपुरा टोंक। अविका नगर, मालपुरा टोंक। इसके बाद में अपन बात करें दोस्तों, तो अपने पास में देखो एक और रिसर्च सेंटर है, वो है आपके पास में भेड़ व ऊन प्रशिक्षण, भेड़ व ऊन प्रशिक्षण केंद्र। याद रखना दोस्तों, जो ट्रेनिंग सेंटर है वो कहां पर खोला गया है भेड़ से संबंधित? वो खोला गया दोस्तों जयपुर में।
ये भी नया लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में अपन बात करें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है आपके पास में कि केंद्रीय, कौन सा दोस्तों, केंद्रीय भेड़ विकास बोर्ड, केंद्रीय केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, ये कहां पर है दोस्तों, जोधपुर में। कहां पर है दोस्तों, जोधपुर में। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि केंद्रीय ऊन विश्लेषण, केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहां पर खोली गई है, तो ये आपके पास में दोस्तों बीकानेर में। कहां पर है, बीकानेर। याद रखना दोस्तों, बीकानेर में केंद्रीय विश्लेषण प्रयोगशाला खोली गई है। और एक नया लेटेस्ट क्वेश्चन जो आ सकता है इस बार, वह है ऊन आयात निर्यात केंद्र, ये कहां पर खोला गया दोस्तों, कोटा में। इसके बाद में अपन बात करते हैं तो ये थे आपके रिसर्च सेंटर। अब बात करें अपन कि बेड को उपनाम क्या दे रखा है, परजीवियों का म्यूजियम, क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा परजीवियों का म्यूजियम, क्योंकि बेड जो होती है, बेड में सबसे ज्यादा परजीवी रहते हैं, इसलिए भेड़ का उपनाम क्या कर दिया, परजीवियों का म्यूजियम। इसके बाद में सर्वाधिक जो ऊन होती है भारत में, अगर बात करें सर्वाधिक ऊन तो कहां है, राजस्थान में। इसलिए और राजस्थान में कितनी है, 35 से 40%। भारत की 35 से 40% ऊन कहां से प्राप्त होती है, राजस्थान से। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऊन का घर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ऊन का घर कहा जाता है। तो सर्वाधिक ऊन भारत में कहां से उत्पादन होती है, राजस्थान से। तो 35 से 40% ऊन कहां से प्राप्त हो रही है, राजस्थान से। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऊन का घर। परजीवियों का म्यूजियम भी कहा जाता है दोस्तों। अब इसके बाद में अपन बात करें तो देखिए आपके जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया कि बेड में, किसमें दोस्तों, बेड में ऊन, बेड में पूंछ काटने की क्रिया, पूंछ काटने की क्रिया, बेड में पूंछ काटने की क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, तो ये कहलाती है डॉकिंग। याद रखना, बहुत बार कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। और डॉकिंग की क्रिया जन्म से लेकर के और 7 से 14 दिन के अंदर की जाती है। तो याद रखना दोस्तों, डॉकिंग की क्रिया 7 से 14 दिन के अंदर की जाती है। इसके बाद में देखो, बेड में ऊन उतारने की क्रिया, बेड में ऊन उतारने की क्रिया क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है शेयरिंग। याद रखना दोस्तों, ये भी कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन बन सकता है कि बेड में ऊन उतारने की क्रिया क्या कहलाती है, शेयरिंग। इसके बाद में अपन बात करें तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेड जो होती है, बेड के आंखों के, जैसे लड़कियां आइस के जो बाल बनाती है, तो बेड के आंखों के चारों ओर की
ऊन उतारना, उतारना क्या कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है? देखो भेड़ के आंखों के चारों ओर की ऊन उतारना क्या कहलाता है? ओपिंग। क्या कहलाता है? ओपिंग। अब बात करें कि जो मरी हुई भेड़ होती है, मरी हुई भेड़ में ऊन उतारने की क्रिया, मरी हुई जो भेड़ होती है उसमें ऊन उतारने की क्रिया क्या कहलाती है? पुल्ड। पुल्ड ऊन कहलाती है। याद रखना दोस्तों, क्या कहलाती है? पुल्ड ऊन। अब ये तो गए आपके कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक और कि जो संभोग की क्रिया है, भेड़ में संभोग की क्रिया क्या कहलाती है? टपिंग या टुपिंग। गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो गर्भकाल जो होता है, गर्भकाल 145 दिन का होता है टोटल। इसमें भेड़ में देखो संभोग का होता है, नर और मादा के बीच में संभोग होता है, इस क्रिया को क्या बोलते हैं? टपिंग। और गर्भकाल कितने दिन का होता है? 145 दिन का। मांस को कहा जाता है, भेड़ के मांस को मटन। लेकिन जो बद्याकृत होता है, बद्याकृत मेमना, जो छोटा बच्चा होता है उसके मांस को कहा जाता है वीडर। क्या कहते हैं दोस्तों? वीडर। याद रखना, बद्याकृत मेमने के मांस को क्या कहते हैं दोस्तों? वीडर। और भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है? मटन। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि भेड़ों का जो वर्गीकरण है वह किस प्रकार से किया गया है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों इसका, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करें कि जो भेड़ होती है, भेड़ का वर्गीकरण कि किस प्रकार से भेड़ों को बांट रखा है। तो देखो भेड़ का वर्गीकरण, भेड़ का वर्गीकरण। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे भेड़ के वर्गीकरण की। तो एक तो अपने पास में आते दोस्तों कौन सी? भारतीय भेड़ें। कौन सी आती? भारतीय भेड़ें। एक आती दोस्तों विदेशी भेड़ें। कौन सी आती? विदेशी भेड़ें। अब इनमें एक तो गए अपने पास में दूध वाली। कौन सी? दूध वाली। और एक हो गई ऊन वाली, एक हो गई मांस वाली। इसी प्रकार से इसमें भी ऊन वाली हो गई एक, तो एक हो गई मांस वाली हो गई। ठीक है। अब बात करें अपन कि दूध वाली भेड़ें कौन कौन सी? भारतीय भेड़ें। तो एक तो गई अपने पास में कौन सी? नुरेज। कौन सी हो गई? नुरेज। एक हो गई दोस्तों लोही। कौन सी? लोही। एक हो गई लोही। एक हो गई अपने पास में कुक्का। कौन सी दोस्तों? कुक्का। एक हो गई अपने पास में गुरेज। तो ये थी अपने पास में भारतीय भेड़ें जो किसके लिए पाली जाती है? दूध के लिए। बात करेंगे ऊन के लिए। तो ऊन के लिए अपने पास में नागपुरी है। कौन सी दोस्तों? नागपुरी है। मांडिया है। कौन सी? मांडिया। और कौन सी है? नेलोरी। तो ये हो गई अपने पास में कौन सी? ऊन के लिए पाली जाने वाली भेड़ें, नागपुरी, मांडिया और नेलोरी। मांस के लिए बात करें तो मांस के लिए एक तो हो गई सोनाड़ी जो अपने सिलेबस में है, जिसको काफ़ी बार क्वेश्चन भी आए हुए अपने कंपटीशन में। मगरा, चोकला, मगरा हो गई, चोकला हो गई, मारवाड़ी हो गई, मारवाड़ी हो गई। इसके बाद में अपने पास में बीकानेरी हो गई। तो ये थी आपके पास में कौन सी भेड़ें जो मांस के लिए पाली जाती है। अब बात करेंगे विदेशी भेड़ों की। तो दूध के लिए पाली जाने वाली जो भेड़ है वह है ओस्मी। ओस्मी। कौन सी दोस्तों? ओस्मी। इसी प्रकार से बेलेचियन, बेलेचियन। इसके बाद में रोमेल्डेन। कौन सी दोस्तों? रोमेल्डेन। इसके बाद में अगर ऊन के बारे में बात करें तो ऊन के लिए पाली जाने वाली जो भेड़ है वह है मेरिनो। इसके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अपने सिलेबस में भी है। इसके बाद में कराकुल, कराकुल। इसके बाद में पाल ब्रथ। कौन सी दोस्तों? पाल ब्रथ। इसके बाद में कोराडोल, कोरोडोल।
कोरोडोल। इसी प्रकार से मांस के लिए अगर बात करें, किसके लिए, मांस के लिए, तो सबसे बेस्ट है अपने पास लिस्टर। कौन सी दोस्तों, लिस्टर, याद रखना, कौन सी दोस्तों, लिस्टर, लिस्टर। इसके बाद में एक है कोलंबिया, कोलंबिया। तो ये थी आपके पास में भेड़ों का जो वर्गीकरण है वह किस प्रकार से कर रखा है, भारतीय कौन कौन सी भेड़ें हैं और विदेशी कौन कौन सी भेड़ें हैं। तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं भेड़ के बारे में, एक एक भेड़ के बारे में आज अपन क्या करेंगे दोस्तों, चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात कर रहे थे, तो देखो अपने यहां पर अगर बात करें कि विश्व में कितनी भेड़ें हैं, तो विश्व में 200 भेड़ों की नस्लें हैं। कितनी है दोस्तों, 200। अगर यहां पर बात करें भारत की, भारत में कितनी है, तो 40 है। कितने दोस्तों, 40। और भेड़ को क्या कहा जाता है, परजीवियों का म्यूजियम भी कहा जाता है। तो याद रखना, इस प्रकार से कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं भेड़ से संबंधित। अब बात करते हैं अपन नस्ल के बारे में, कि जो नस्लें हैं वह किस प्रकार से अपने पास में क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन के अंदर, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मारवाड़ी भेड़ के बारे में। देखो दोस्तों, अगर मारवाड़ी भेड़ के बारे में देखते हैं, देखो एक एक नस्ल के बारे में आज अपन पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें किसके बारे में, मारवाड़ी भेड़ के बारे में। तो देखो ये आपके सामने मारवाड़ी भेड़ है, नहीं दिखाई दे रही तो जूम करके दिखा देता हूं आपको, ठीक है। ये मारवाड़ी भेड़ है। अब बात करें इस मारवाड़ी भेड़ के बारे में कि इसमें कंपटीशन के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये भेड़ क्यों फेमस है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करें कि जो मारवाड़ी भेड़ है इसका उत्पत्ति स्थान कहां का है, यानी कि इसका जो मूल स्थान है वो पूछा जाता है। तो उत्पत्ति स्थान, तो इसका उत्पत्ति स्थान है दोस्तों कहां का है, जोधपुर, जोधपुर, पाली और नागौर। ये तो क्या दोस्तों है इसका उत्पत्ति स्थान के बारे में। इसी प्रकार से अपन बात करें कि इसकी जो विशेषता, देखो आपको चेहरा दिख रहा होगा, इसका कैसा चेहरा होता है, इसका काला होता है। चेहरा कैसा होता है दोस्तों, काला। रंग कैसा है इसका, सफेद है। रंग कैसा है दोस्तों, सफेद है। अब बात करें इसकी विशेषता की, विशेषता क्या क्या इसकी विशेषता है। तो देखिए सबसे पहले ये जो भेड़ है ये एक तो ठंडा व गर्म मौसम, ठंडा व गर्म मौसम को क्या कर लेती दोस्तों, सहन कर लेती, मौसम को सहन कर लेती है। याद रखना, ठंडा व गर्म दोनों प्रकार के मौसम को क्या कर लेती दोस्तों, ये सहन कर लेती है। अब बात करें इस नस्ल के बारे में कि अगर भारत में जितनी भी राजस्थान में जितनी भी भेड़ें हैं, राजस्थान में जितनी भी भेड़ें हैं उनमें सर्वाधिक संख्या कौन सी भेड़ की है, तो मारवाड़ी। सर्वाधिक संख्या याद रखना दोस्तों, सर्वाधिक संख्या कौन सी भेड़ की है, मारवाड़ी की। अब मारवाड़ी जो भेड़ है ये ठंडा और गर्म दोनों प्रकार का मौसम को क्या कर रही है, सहन कर रही है। तो फिर इसके अंदर कुछ न कुछ शरीर के अंदर पाया जाता होगा। तो ये क्या करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसके अंदर पाई जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें पाई जाती है। याद रखना दोस्तों, रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन सी नस्ल के अंदर पाई जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वह है मारवाड़ी। बात करेंगे तो राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में यही पाई जाती है, ठंडा और गर्म दोनों प्रकार का मौसम सहन कर लेती है। और ये जो नस्ल होती है ये भोजन के लिए, किसके लिए, भोजन के लिए
पड़ोसी राज्यों में क्या करती है, भोजन के लिए पड़ोसी राज्यों में गमन करती है। कहां पर, राज्यों में गमन। याद रखना दोस्तों, पड़ोसी राज्य में क्यों गमन करती है, भोजन के लिए। जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, यहां पर यह नस्ल क्या करती है, गमन करती है। इसलिए सर्वाधिक दूरी तय करने वाली जो नस्ल है वह कौन सी अपने पास में, मारवाड़ी। अब देखो, इसकी जो ऊन होती है इसको यूरोपीय देशों में, कहां पर दोस्तों, यूरोपियन देशों में, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, यूरोपीय देशों में मारवाड़ी भेड़ की ऊन को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपके पास में दोस्तों जोरिया। क्या कहते हैं दोस्तों, जोरिया। याद रखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यूरोपीय देशों में मारवाड़ी भेड़ की ऊन को क्या कहा जाता है, जोरिया। तो ये थी आपके पास में कौन सी भेड़, मारवाड़ी भेड़। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट नस्ल के बारे में अपन चर्चा करते हैं। ले लिया होगा आप सभी ने स्क्रीनशॉट। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट नस्ल के बारे में, वह है आपके पास में जैसलमेरी। देखो, अगर नहीं देखी हो आपने जैसलमेरी भेड़ तो एक बार आप देख सकते हो। ये आपके सामने जैसलमेरी भेड़ है और इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, जैसलमेरी भेड़ के बारे में। तो देखिए, जैसलमेरी भेड़ का सबसे पहले उत्पत्ति स्थान क्या है, इसका जो मूल स्थान है, जिसके बारे में कुछ भी अपन भेड़ों के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले मूल स्थान इनके बारे में जानना जरूरी है। तो देखिए, इसका जो मूल स्थान है, देखो इसका जो मूल स्थान है वह है आपके पास में कहाँ का है, एक तो गया जैसलमेर, नाम ही जैसलमेरी है, तो जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, ये तो गया इसका मूल स्थान। ठीक है दोस्तों, बीकानेर। अब बात करते हैं इसकी क्या क्या विशेषता हैं। तो देखो, इसकी विशेषता के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो इसकी विशेषता, पहली विशेषता ये है आपके पास में कि इसकी जो नाक होती है, ये देखो दोस्तों नाक, इसकी जो नाक है वो किस प्रकार की होती है दोस्तों, रोमन। यानी कि देखा होगा आपने तोते की जो नाक होती है उस प्रकार से इसकी नाक होती है। तो भेड़ में दो नस्लों की नाक कैसी मिलेगी आपको, तोते के समान मिलेगी, जिसमें से एक ही ऑप्शन होगा। आपका क्वेश्चन ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर दो में होती है तो कौन सा अपन जो सही करेंगे, तो दोनों में से एक ही ऑप्शन आपका आएगा। तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर कौन सी नाक होती है, रोमन नाक। इसके बाद में अगर अपन बात करें इस नस्ल के बारे में, तो ये नस्ल क्या है, मुख्य रूप से कहां कहां पर गमन करती है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। इसलिए पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है, पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है, पूरी तरह से रेगिस्तान के अंदर ही ये नस्ल क्या करती है दोस्तों, गमन करती है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं इस नस्ल के बारे में। तो ये जो नस्ल होती है, ये जो नस्ल होती है, इसके अगर बात करें तो इसमें जो इस नस्ल के बारे में अपन बात करें तो ये नस्ल जो होती है 3 से 4 दिन तक बिना खाए पिए रह सकती है, बिना खाए पिए 3 से 4 दिन तक रह सकती है। याद रखना दोस्तों, कुछ भी नहीं खाती, 3 से 4 दिन तक इसको आप ऐसे कैसे रख सकते हो, तो ये नस्ल जो है जीवित रह सकती है। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे तो ये नस्ल जो होती है ये आकार में क्या होती है, राजस्थान की जो भेड़ें हैं, राजस्थान की जितनी भी भेड़ें हैं आकार में बड़ी है। आकार में क्या होती है दोस्तों, बड़ी होती है, क्योंकि राजस्थान में जितनी भी भेड़ें हैं उन सब में सबसे ज्यादा जो बड़ा आकार होता है वो कौन सी भेड़ का होता है, जैसलमेरी भेड़ का। अब बात करेंगे कि इसमें राजस्थान की जितनी भी भेड़ें हैं, राजस्थान की जितनी भी भेड़ें हैं उन सब में सर्वाधिक जो ऊन प्राप्त होती है वह कौन सी नस्ल से होती है, सर्वाधिक ऊन राजस्थान में ओनली, राजस्थान में सर्वाधिक जो ऊन होती है वो किससे होती है, जैसलमेर से, राजस्थान की भेड़ों में। अब ये थी आपके पास में जैसलमेरी कि इसका जो मूल स्थान है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। विशेषता क्या है, रोमन नाक,
पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है, 3 से 4 दिन तक बिना खाए पिए रह सकती है, आकार में बड़ी है और सर्वाधिक जो है राजस्थान में ऊन उत्पादन देने वाली नस्ल है। वो कौन सी है? जैसलमेरी। इसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों, तो वह है आपके पास में, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट नस्ल के बारे में। तो ये थी आपके पास में जैसलमेरी। अब बात करेंगे इसके बाद में अपन चोकला। देखो दोस्तों, चोकला आप सबने देख रखी होगी, नहीं देखी है तो देख सकते हो। ये आपके पास में चोकला है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। फिर अपन बात करते हैं इस नस्ल के बारे में। तो ये जो नस्ल है, इसका जो मूल स्थान है, देखो दोस्तों, मूल स्थान, मूल स्थान क्या दोस्तों? मूल स्थान। मूल स्थान है इस नस्ल का शेखावाटी क्षेत्र। कौन सा? शेखावाटी क्षेत्र। अब आप सबको पता होगा कि शेखावाटी बोली कहां बोली जाती है? सीकर में बोली जाती है, चूरू में बोली जाती है और झुंझुनू में बोली जाती है। तो इस नस्ल का जो मूल स्थान है मुख्य रूप से राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं? सीकर, चूरू, झुंझुनू। बात करेंगे इसके उपनाम की। इसका उपनाम क्या है दोस्तों? तो देखो, काफी बार कंपटीशन में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका जो उपनाम है वह है छापर। और इस नस्ल को अपन राजस्थान की तो कहते ही, लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया कि भारत की मेरिनो किसको कहा जाता है, तो भारत की जो मेरिनो है वो भी किसको कहा जाता है? चोकला। तो राजस्थान व भारत की मेरिनो किसको कहा जाता है? चोकला। इसको अपन शेखावाटी भी कहते हैं, चोकला। तो राजस्थान व भारत की मेरिनो किसको कहा जाता है? चोकला। इसको अपन शेखावाटी के नाम से भी जानते हैं। चूरू के अंदर इस नस्ल को मुख्य रूप से एक छापर, वहां पर क्या है अपने पास में अभ्यारण्य है, तो उस नाम से इसका तालाब है, तो वहां से इसका नाम रखा गया है छापर। अब बात करते हैं कि इस नस्ल की जो कान होते हैं वह कैसे होते हैं? नालीनुमा। कान कैसे दोस्तों? इसके कान होते हैं इसके नालीनुमा, नालीनुमा। इसके कान कैसे दोस्तों? नालीनुमा हैं। बात करेंगे इस नस्ल में जो आंखें हैं, आंखों के चारों ओर क्या नहीं पाई जाती? ऊन नहीं पाई जाती। तो क्वेश्चन ये बन के आ सकता है, अपन ने पढ़ा था भी आगे, कि आंखों के चारों ओर की ऊन उतारने की क्रिया क्या कहलाती? ओपिंग कहलाती है। तो पूछ सकता है कि ओपिंग की क्रिया कौन सी नस्ल में नहीं की जाती? तो किस में नहीं करते? चोकला में। आंखों के चारों ओर ऊन नहीं पाई जाती। आंखों के चारों ओर क्या नहीं पाई जाती दोस्तों? ऊन नहीं पाई जाती। अब इसमें क्या होता है, जो मेमने होते हैं उनको दूध कम मिल पाता है। मेमने जो होते हैं उनको दूध कम मिल पाता है, इसलिए उनके मेमनों की मृत्यु दर क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। तो किस नस्ल में मेमनों की मृत्यु दर सर्वाधिक है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? चोकला। तो देखिए, मेमनों की मृत्यु दर सर्वाधिक, मेमनों की मृत्यु दर सर्वाधिक। याद रखना दोस्तों, सबसे ज्यादा मेमने कौन सी नस्ल के मरते हैं? चोकला। तो ये थे अपने पास में किसके बारे में? चोकला के बारे में। तो मैंने कहा आपसे कि इसका जो मूल स्थान है वो कहाँ का है? शेखावाटी क्षेत्र। और शेखावाटी क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है? इसके बाद में अपन ने देखो, इस नस्ल में एक और क्वेश्चन कि इसमें जो रंग होता है चेहरे का, वह सफेद भूरा होगा। कैसा होगा? भूरा और काला होगा। लेकिन अगर देखा गया है तो 10% जो भेड़ें हैं, कितनी परसेंट? 10%। 10% भेड़ों का चेहरा सफेद होता है। याद रखना दोस्तों, 10% भेड़ों का जो चेहरा होता है वो कैसा होता है? सफेद होता है। ऐसे तो चेहरा कैसा होता है? भूरा और काला होता है। अब ये जो भेड़ है
ये मीडियम प्रकार की ऊन जो है उत्पादन करती हैं। लेकिन इसकी जो ऊन है, इसकी जो ऊन है उसका यूज किसके लिए किया जाता है, उपयोग क्यों करते हैं? तो गलीचा और कुछ गलीचा बनाने में। अब आपको ये दिमाग में ये आ रहा होगा कि गलीचा क्या होता है। तो आपने वो गाना सुन रखा होगा, कौन सा, कि कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। अब आप समझ गए होंगे कहाँ देखना है, ठीक है। तो जब वो गाना सुनोगे तब आपको पता चल जाएगा कि गलीचा क्या होता है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे YouTube चैनल में। थैंक यू।